अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास। और मालदीव, जिसका मुकम्मल नाम जमहूरिया मालदीव है, हमने इससे पहले देखा कि मालदीव एक ऐसा मुल्क है जहां पर जो माशी तौर पर ज़्यादा जो इन्हिसार किया जाता है वो सियाहत और माहीगीरी पर किया जाता है, और जज़ायर पर मुश्तमिल एक ये रियासत है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो ईमान और अक़ीदा है, मज़हब है, वो इस्लाम है, यानी यहाँ के ज़्यादातर जो बासी हैं वो मुसलमान हैं। भारत इस मुल्क के अंदर यानी कि मालदीव के अंदर काफ़ी हद तक अपना असर रसूख भी रखता है। अगर ये कहा जाए कि माशी तौर पर जो शराकतदार हैं, जो ममालिक, उनके अंदर भारत सबसे ज़्यादा अहम किरदार भी अदा करता है, और सफ़े अव्वल में समझा जाता है कि मालदीव के लिहाज से माशी शराकतदारों में उसका एक अहम किरदार है। और ना सिर्फ माशी तौर पर हमने देखा कि बल्कि तमाम सियासी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी काफ़ी हद तक असर रसूख मालदीव के अंदर भारत रखता है। चूँकि नई दिल्ली की ये ख्वाहिश रहती है कि ख़ित्ते के जितने भी जो कमज़ोर ममालिक हैं उनके अंदर अपना जो असर रसूख है उसको कायम व दायम रखे। इससे पहले हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी और नेपाल के अंदर भी भारत ने अपना असर रसूख कायम रखा, मगर वक्त के साथ साथ इन ममालिक ने यानी कि बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने भारतीय असर रसूख को अपनी सरहदों से निकाल बाहर किया। अब कुछ ऐसा ही मालदीव में भी होने जा रहा है, जहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो आवाम है, वो ये चाहते हैं कि भारतीय असर रसूख है उसको अपने मुल्क से निकाल बाहर किया जाए। मालदीव के अंदर भारतीय असर रसूख की एक तारीख़ है। हमने इससे पहले देखा कि माजी के अंदर 1986 में जब उस वक्त के मालदीव के सदर मामून अब्दुल क़य्यूम ने जब उनको ये ख़दशा लाहक था कि उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, उनकी हुकूमत का तख्ता जो है उसको उलट दिया जाएगा, तो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने भारत से मदद मांगी, जिसको फ़ौरी तौर पर भारत ने मंजूर किया और अस्करी जो ताउन है वो मालदीव को फ़राहम किया, और इस तरह उनकी हुकूमत जो है वो कायम रही। तब से लेकर आज तक मालदीव के अंदर भारतीय असर रसूख है वो बढ़ता गया, और आज सूरत हाल ये है कि मालदीव के अंदर आज भी भारतीय अफवाज तैनात हैं। ताहम एक लहर एक ऐसी चल पड़ी है मालदीव के अंदर, 2013 से हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसी इस तहरीक के अंदर शिद्दत आती जा रही है, इस तहरीक का जो नाम है इंडिया गो बैक। इस मुहिम के तहत इस मुहिम को अवामी हिमायत भी हासिल है, और इसके साथ साथ सियासी कायदीन भी इन तमाम तहरीक के अंदर शामिल हैं। सियासी कायदीन की अगर बात की जाए तो मालदीव के साबिक़ सदर अब्दुल्ला यामीन इस तहरीक की एक मजबूत आवाज़ भी समझे जा रहे हैं, और भारत ये समझता है कि भारत मुखालिफ जो तहरीक मालदीव के अंदर चल निकली है, इसको चीन इसकी पुष्पनाही कर रहा है, चीन इसके पीछे कार फरमा है। मगर हम ये जायज़ा ले लेते हैं कि वाकई क्या ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि कोई भी ऐसा मोतदिल मुल्क होगा या मोतदिल क़यादत होगी या एक अमन पसंद आवाम होगी, वो नहीं चाहेगी कि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में भारत का उसके मुल्क के अंदर असर रसूख हो। हमने इससे पहले देखा कि भारत की जो रियासती दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी और सारी है, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें जो रकम की जा रही हैं कश्मीर के अंदर, और ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि हमने ये भी देखा कि भारत के अंदर भी जिस तरह से अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हों, ईसाई हों, या फिर किसी भी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, सभी को भारत की एक जो शिद्दत पसंद जो सोच वहाँ पर पनप रही है, और भारतीय रियासती उसको सरपरस्ती हासिल है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं चाहेगा कि ऐसी जो पॉलिसी है, ऐसा जो नज़रिया है, ऐसे जो अनासिर हैं वो उनके मुल्क में भी आए और वहाँ पर उनको तक़वियत मिले, और वैसी ही फ़ज़ा जो कि वो भारत के अंदर देख रहे हैं वो कि उनके मुल्क में हो। यही वजह है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, या अब फिर मालदीव, वो ये चाहते हैं कि भारत के असर रसूख उनके मुल्क के अंदर ना रहे और उनको अपनी सरहदों से निकाल बाहर किया जाए। और अगर बात की जाए कि मालदीव को ही बुनियाद बनाकर अगर चीन से टक्कर लेने की बात अगर भारत करे, तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं, और भारत ख़ुद भी ये बात बाखूबी जानता है कि भारतीय अफ़वाज के अंदर ये दमख़म मौजूद नहीं है कि वो चीन को ललकार सके। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि भारत को ऐसा चाहिए कि ऐसी पॉलिसी के ऊपर वो पॉलिसी तश्कील दे, फिर उसके ऊपर गामज़न भी रहे कि उसकी पॉलिसी से या किसी भी इक़दाम से
उसके मुल्क के अंदर या ख़ित्ते के अंदर कोई ऐसी कशीदगी वाला माहौल ना हो, जिसके साथ साथ किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी दीगर फ़रीक के साथ जो जंग के जो ख़तरात होते हैं वो ना जन्म ले सके। ऐसी पॉलिसी की अशद भारत को ज़रूरत है। और हमने देखा है कि तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो मतदिल आवाज़ें थी भारत के अंदर, वो भी अब बुलंद होना उस तरह से नहीं हो रही हैं, क्योंकि खौफ और वहशत का जो आलम भारत के इस वक्त मौजूद है। कोई भी जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, और बच्चों को स्कूलों की हद तक जो है वो ऐसे हलफनामे भी बच्चों से लिए जा रहे हैं कि वो अपने मुल्क को ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पर उनके अलावा कोई दूसरा ना हो, उनके अलावा कोई और सोच ना हो। ऐसे लोगों से बाकायदा हलफ लेने की वीडियोज़ भी अब मंजर आम पर आ रही हैं। आलमी बरादरी को भी सोचना होगा, और इसके साथ साथ भारत के अंदर बसने वाले जो शहरी हैं, जो मतदिल हलक़े हैं, उनको भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ बुलंद करना होगी कि आया उन्होंने अपने मुल्क को क्या बनाना है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भारत की आवाम को ही सबसे पहले ख़ुद ही सोचना होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आज के जो प्रोग्राम में हम बिलख़ुसूस बात करेंगे कि मिनी बजट के हवाले से जिस तरह से बातें की जा रही हैं, अपोजिशन अपने तय बड़ी पुरुम्मीद और एतमाद ज़ाहिर कर रही है कि हम मिनी बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। तो वहीं सूरत हाल अगर हुकूमत की देखें, तो हुकूमत भी काफ़ी यकीन उनको है कि ये मिनी बजट जो है बिल्कुल आसानी पास हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि कल काबीना का इजलास भी हुआ, जिसके अंदर ये बातें की जा रही थी कि मिनी बजट के हवाले से पेश किया जाएगा, और इसके साथ साथ काबीना की मंजूरी के बाद जो है उसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। यानी कि आज पेश किया जाना था, मगर कुछ इत्तेहादियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात थे, और तहफ़्फ़ुज़ात की बिना के ऊपर जो है ये मिनी बजट नहीं पेश किया गया। अब मिनी बजट का आज ख़ुसूसी इजलास काबीना का होगा, जिसके ऊपर ये बिल रखा जाएगा और इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से बात की गई है प्रोग्राम के आगाज़ में, आज के प्रोग्राम के जो मौज़ूआत होंगे उनमें मिनी बजट के हवाले से हम बात करेंगे कि मिनी बजट के हवाले से कल काबीना का इजलास भी होता है। ताहम ये तासुर और ये कहा भी जा रहा था हुकूमती वज़रा की जानिब से कि कल होने वाले काबीना इजलास के अंदर मिनी बजट को तमाम चीज़ों के काबीना इजलास के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद आज कौमी असम्बली में पेश किया जाना था, जिसे मंजूर होना था, मगर इत्तेहादियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद आज काबीना का एक बार फिर से ख़ुसूसी इजलास बुला लिया गया है। और अपोजिशन भी काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है कि हुकूमत के कुछ अरकान हमारे साथ राब्ते में है और इस मिनी बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद अजमल साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं मिनी बजट के हवाले से ही। आपको लगता है कि आज काबीना का ख़ुसूसी इजलास होने जा रहा है, और जिस तरह से जो बातें की जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि बड़ी आसानी से इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे, इतना आसान अब हुकूमत के लिए भी नज़र नहीं आ रहा। कल काबीना इजलास के बाद हमने सूरत हाल देखी इत्तेहादियों की जानिब से। जी देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि जिस तरह कल काबीना के इजलास में जो मिनी बजट के हवाले से, जो नए टैक्सेस लगाने के हवाले से हुकूमत जब काबीना के इजलास में ये लेके गई है, तो जो उनके इत्तेहादी हैं ख़ास तौर पर, और चंद हुकूमत के अपने भी जो काबीना के वज़रा थे, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप करने जा रहे हैं, अवाम में पहले महँगाई की वजह से और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो सूरत-ए-हाल पहले से मौजूद है, और जो उनके वज़रा हैं और ख़ास और एमएनएज़ हैं, उनको जो मुश्किलात का सामना अवाम के अंदर करना पड़ रहा है, उसके ऊपर उन्होंने शदीद एतराज़ात उठाए हैं कि आप एक ये नया काम करने जा रहे हैं, इसमें नए टैक्सेस लगेंगे, और नए टैक्सेस लगने के बाद जो बोझ अवाम पर पड़ेगा, और गरीब अवाम जो पहले ही महँगाई की वजह से जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो उन्होंने वहाँ काबीना के इजलास के अंदर इत्तेहादियों ने और चंद जो हैं हुकूमती वुज़रा ने भी इसके ऊपर शदीद एतराज़ात किए हैं, जिसके बाद हुकूमत ने कल उसको फ़िलहाल डेफ़र किया, और मज़ीद इस बात पर कि इसके ऊपर मज़ीद मुशावरत की जाए। फिर रात गए तक जो है इत्तेहादियों के साथ, जो कि इत्तेहादी जिसमें मुस्लिम लीग काफ़, ख़ास तौर पर एमक्यूएम और जो बलूचिस्तान की दूसरी जमातें हैं, उनके साथ इन्होंने मुशावरत का सिलसिला जारी रखा रात गए तक। लेकिन रात गए तक अभी उसमें कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ये लेट नाइट तक की ये सूरत-ए-हाल थी। अब दोबारा ये है कि आज इन्होंने
फिलहाल कोई इजलास उस तरह से ऑफिशियली नहीं बुलाया है जिसको हम कह सके कि बाकायदा तौर पर कोई काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया गया हो। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि काबीना से सर्कुलेट करके भी मंजूरी ली जा सकती है। आप काबीना को सर्कुलेट कर दें और खुसूसी इजलास भी फौरी तौर पर भी बुलाया जा सकता है। कल वजीर आजम ने तमाम काबीना के जो अरकान थे, जो वज़रा थे, उनको ये हदायत की थी कि वो इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद रहें, किसी भी वक्त इजलास बुलाया जा सकता है। अब ये है हाँ। सूरत हाल जो इस यानी की है। यानी लेकिन अभी का जो बातें की जा रही थी कि आज खसूसी इजलास होने वाला है, आप इस हवाले से कह रहे हैं कि ये इजलास नहीं होगा या फिर इसके वक्त का तयन अभी नहीं हो सका? अभी तक ये तय नहीं हो सका है। देखिए सही। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे है आज। हम्म। आज सुबह 11 बजे सेनेट का इजलास है और 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास है। ठीक। पिछले जो 3 इजलास हो चुके हैं जब से ये नया सेशन अभी गवर्नमेंट ने कॉल किया है और ये जो 3 इजलास हुए हैं, इन तीनों इजलासों की सूरत हाल ये थी कि ये तीनों कोरम की नजर हुए हैं हम्म। और उसमें हुकूमत अरकान कोरम पूरा नहीं कर सकी। यानी 87 लोग इनको चाहिए होते हैं कोरम पूरा करने के लिए 342 की असम्बली के अंदर। हम्म। 342 अरकान में से हुकूमत जो है, जबकि हुकूमत के अपने जो अरकान हैं वो 171 से ज्यादा हैं, हुकूमत वहां 87 लोग पूरे नहीं कर सकी और कोरम टूटता रहा और 3 दफा तीनों इजलास जो हैं वो कोरम की नजर हुए हैं। पिछला इजलास तो अभी तिलावत और नात और कौमी तराने के बाद जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मैं वक्फा सवालात शुरू करते हैं, साथ ही कोरम की निशानदेही कर दी शेख फयाजुद्दीन जो मुस्लिम लीग नून के रुकन है। और स्पीकर ने तरला किया उनका, शेख फयाजुद्दीन का, कि आप ऐसा ना करें, बड़े हम्म। दूर से लोग आते हैं यहाँ इजलास में हिस्सा लेने के लिए, आप कोरम की निशानदेही ना करें। हम्म। तो शेख फयाजुद्दीन ने आगे से कहा कि क्यों ना करूं, मैं भी बड़ी दूर से आता हूं, जब यहाँ आता हूं यहाँ वज़रा नहीं होते, यहाँ हुकूमती अरकान नहीं होते और अपोजिशन बैठी होती है, तो ये हम्म। अपोजिशन का इजलास बन जाता है, इसलिए मैं कोरम की निशानदेही करूंगा। और उन्होंने कोरम की निशानदेही की, जिस पर हम्म। स्पीकर जो है वो कोरम पूरा होने तक इजलास मुअत्तल करके चले गए कि जब तक कोरम पूरा होता है। और सही। 1 घंटे के बाद भी कोरम पूरा नहीं हुआ, बल्कि अरकान पहले से भी कम हो गए और जो अरकान बैठे थे वो भी उठ के चुप करके निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर स्पीकर खुद नहीं आ सके और वहां उन्होंने अमजद खान न्याजी को भेजा, जो पैनल ऑफ चेयर के मेंबर हैं। उन्होंने आके गिनती कराई, इजलास पूरा नहीं था, बल्कि अरकान हंस रहे थे कि चंद अरकान, 20 से 25 लोग मौजूद थे और वो हंस रहे थे कि आप गिनती क्यों कराते हैं, आपको तो वैसे ही पता है कि अरकान मौजूद नहीं है। और इजलास हम्म। को फिर उन्होंने 1 दिन का वक्फा कर दिया। मंडे को इजलास था, फिर मंगल को इजलास किया ही नहीं और आज बुध को दोबारा इन्होंने 3 बजे तक इजलास मुलतवी किया था। सही। और अगर आप असम्बली सेक्रेटरिएट के अंदर से, मैं इस पे जरा इस बात पर बात करना चाहूंगा कि हुकूमती जी जी। अरकान जो है वो असम्बली की कार्रवाई में कितनी दिलचस्पी लेते हैं। हम्म। असम्बली सेक्रेटरिएट के अंदर जो हाजिरी की सूरत हाल है उसमें यह है कि हुकूमती अरकान जितना कोरम 87 इनको चाहिए उससे 20-30 ज्यादा आते हैं। वो आते हैं, आके अपनी हाजिरी बाहर लगाते हैं और चुप करके निकल जाते हैं और जाके अपने मामला, यानी दूसरे शहरों से वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं इजलास के लिए, हम्म। टीएडीए उनको मिल जाता है, वो सिर्फ साइन करते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और इजलास की कार्रवाई में नहीं बैठते, चुप करके निकल जाते हैं और हुकूमत कोरम नहीं पूरा कर पाती। ये नहीं है हम्म। कि अरकान नहीं आते हैं, हुकूमत के अरकान जो है उनकी दिलचस्पी ही खत्म हो चुकी है। मैं आपको यहाँ एक और बात बताऊं, अरकान जब से ये अपोजिशन के साथ इस्टेब्लिशमेंट के और राब्ते और वापसी की बातें शुरू हुई हैं, उस वक्त से हुकूमत के तहरीक इंसाफ के बाद अरकान जो है वो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद है कि हम्म। उनका सियासी मुस्तकबिल, जो दूसरी पार्टियों से पहले तहरीक इंसाफ में आए थे और इत्तेहादी जमातें भी अपनी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद हैं, इसलिए वो इधर उधर ताक झांक करना शुरू हो गए हैं और इधर उधर देखना शुरू हो गए हैं, इसलिए वो इजलास में उनकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। हम्म। असल सूरत हाल ये है कि आज अगर हुकूमत बिल को मंजूर कराना चाहती है तो किस तरह हुकूमत ये जो नया मिनी बिल आएगा, बजट या जिसको हम कहते हैं मनी बिल जो आएगा, इसको किस तरह गवर्नमेंट मंजूर करा पाएगी, जबकि कोरम पिछले 3 इजलासों से पूरा नहीं हो रहा और कान हाजिरी लगा के निकल जाते हम्म। हैं। असल सूरत हाल ये। तो ये जो फिर वफाकी वज़रा यानी फवाद चौधरी की अगर हम बात करें तो बड़े पुरुम्मीद होकर ये कहते हैं कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से हम ये चीज़ें कर लेंगे, हमारे अपने अरकान भी हमारे साथ हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, हम ये कर लेंगे। चूँकि अपोजिशन का काम है किसी न किसी बयानी के ऊपर अपने वोटर्स को खुश रखना, इसलिए बयानात दे रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपको लगता है कि वाकई आसानी नहीं है? और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा
कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कल काबीना इजलास के अंदर, ये तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल वैसे ही हैं जब हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर जब भी कोई हुकूमत बिल की बात करती है, इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ती है तो इत्तेहादी जो हैं वो अपनी लिस्ट आगे रख देते हैं कि ये पहले हमारे लिए कर लें फिर हम आपका साथ देंगे। ये कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वाक़ईन उन्हें आवाम का एहसास है कि वो ये समझते हैं कि मिनी बजट के बाद वाक़ईन मुल्क में महंगाई की लहर आ जाएगी? देखें, जो इत्तेहादी हैं वो तो वाक़ई वो अपने जब भी बैठेंगे हुकूमत के साथ तो वो यही बात करेंगे कि मेरे हलके में ये काम कर दें, मेरे हलके में, यानी वो अपने जो उनके मुतालबात होते हैं, ज़ाती तो नहीं होते, होते तो हलके के लिए हैं, लेकिन वो हुँ, इस मौके पर क्योंकि पूरा साल हुकूमत उनको, अपने इत्तेहादियों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, उनकी बात नहीं सुनती, उनसे इवन के वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ मुलाकातें नहीं करते, और इस मौके पर ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म एक्टिव हो जाते हैं और लोगों से मुलाकातें शुरू कर देते हैं। जो तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ व्हिप हैं, वो लोगों को पकड़-पकड़ के इत्तेहादियों को वो लेके जाते हैं, और एक-एक जो रुकने कौमी असम्बली होता है, उसकी अलग-अलग वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता हुँ, है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इस मौके पर उनके हाथों ब्लैकमेल होती है। अब भी अपोज़िशन जो सॉरी जो इत्तेहादी हैं वो जो कह रहे हैं कि जी हमारे ये मुतालबात हैं, हमारे ये मुतालबात हैं, वो मुतालबात असल में वही होंगे कि हमारे हलके में फलां सड़क नहीं बनवाई, इतना बजट नहीं दिया, वो बजट पे बात करेंगे। इन चीज़ों, तरक्याती बजट और इस तरह के मामलात के ऊपर इत्तेहादी जो हैं वो बात करेंगे। और बाज़ जो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं वो वज़ारतों के हवाले से भी कि हमें फलां वज़ारत दे दें, ये वज़ारत, वो इस हवाले से भी वो अपने मामलात या हुकूमत के साथ डील करना शुरू कर देते हैं। और मकसद उसका यही होता है कि हम अपने मफादात, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को हमारी ज़रूरत है, पूरा साल तो हुकूमत ये फील ही नहीं होने देती कि हमें इत्तेहादियों की ज़रूरत है। हुँ, जिस मौके पर उनको ज़रूरत पड़ती है तो फिर इत्तेहादी भी दिल खोल कर जो उनकी दिल की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी करने का मुतालबा करते हैं, और हुँ, मुतालबा पूरा होने पर ही वह हुकूमत की हमायत करते हैं। आप देखें जिस तरह पिछले दिनों मसलन जो नैब के हवाले से बिल था, या ये जो जितना भी हुकूमत ने बिल्स का पैकेज पूरा जो था, जिसमें 17 ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत ने उनको बिलों की शक्ल में मंजूर कराया है, और 46 के करीब बिल जो थे वो मंजूर हुए थे मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास था उसके अंदर। तो उसके अंदर भी अपोजिशन ने, इत्तेहादियों ने वाज़े तौर के ऊपर आपको नजर आया होगा कि अपनी मुतालबात मनवाए हैं, जो उनके दिल की ख्वाहिशात थी उनको पूरा कराया। जो हुकूमत पूरा साल उनको इत्तेहादी बनाने के बावजूद उनकी बात नहीं सुन रही थी, इस मौके पर हुँ, हुकूमत ने उनकी बात सुनी, और बड़े-बड़े हुकूमती वुज़रा जो थे वो इत्तेहादियों के पीछे उनकी मिन्नतें करते हुए नज़र आए। अब भी सही। यही सूरत-ए-हाल है। अभी तक हुकूमत ने राब्ते तो इत्तेहादियों से किए हैं, लेकिन दूसरी जानब जो अपोज़िशन है, अपोज़िशन ने भी हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ और बाज़ हुकूमती अरकान के साथ राब्ते किए हैं। कल और परसों, ये जो गुजरा हुआ कल है, और जी, जी। रात भी देर गए तक अपोजिशन और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके दरमियान राब्तों का सिलसिला जारी था, और उसके अंदर भी अपोजिशन उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रही थी कि आप किसी तरह हुकूमत को इस मिनी बजट के अंदर उसका हुकूमत का साथ ना दें, और ये आप कह रहे हैं कि अपोजिशन कायल की। करने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा कि लीगी रहनुमा ये कहते हुए भी नज़र आए कि कुछ अरकान 20 से 25 या 28 ऐसे हैं, जो हमारे साथ राब्ते में खुद हैं हमारे साथ और वो नहीं इस हक़ में जाएँगे और जिस तरह से मौजूदा जो महंगाई की जो लहर है, उससे उनका भी वोट बैंक मुतासिर हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो दूसरी जानिब ये कहते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। देखिए, राब्ते तो अपोजिशन के बाद उन अरकान में, फिर वो जिस तरह मैंने पहले बात की है शुरू में, हुँ, कि जो लोग हुकूमती अरकान जो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, और जिन्होंने दोबारा जो ये, जिनको पता है कि हमने दोबारा अवाम के पास जाना है, और जो पुराने सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, उनको तो अपने सियासी मुस्तकबिल की फ़िक्र हो गई है। हुकूमती कारकर्दगी जो 3.5 साल की है, वो सबके सामने है कि मुल्क के अंदर सिवाय इसके कि करप्शन करप्शन का नारा लगाया गया और करप्शन करप्शन की आवाज़ें उठाई गई हैं, कोई ऐसा इक़दाम हमें नज़र नहीं आता कि कहीं से कोई करप्शन पकड़ी गई हो, ना मईशत के अंदर कोई बेहतरी आती नज़र आती है। मुल्क के अंदर जो माशी सूरत-ए-हाल है वो सबके सामने है, ताजर अपना शोर मचा रहे हैं। टीचरों का एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आपके सामने है कि मौजूद है। दूसरी तरफ इस वक़्त जो किसानों की सूरत-ए-हाल है वो सबके सामने है कि किसानों ने जब गंदम काश्त करनी थी उस वक़्त डीएपी खाद नहीं मिली। अब जब उन्होंने गंदम को पानी लगाना है तो इस वक़्त यूरिया मार्केट के अंदर बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। और ये नहीं है कि मुल्क के अंदर यूरिया मौजूद नहीं है। एक माफिया है और एक ब्लैक
जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको ब्लैक मार्केट कर लिया, और हुकूमत में इतनी सख्त नहीं है या हुकूमत के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हुकूमत उस खाद को ला के मार्केट में डाल सके। एक एक काश्तकार को 3-3 4-4 बोरियां, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर से एक पर्ची बनवाने के बाद फिर जाके एग्रीकल्चर के ऑफिस से मिलती हैं। जिसने 10-20 एकड़ काश्त किए हों वो 3-4 बोरियों का क्या करेगा? हम्म। मसलन किसान भी बदहाल इस वक्त। हालांकि हमारी जरी जो पैदावार है वो पिछले सालों की निस्बत इस साल बेहतर हुई है, हम्म। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि गंदम जो हमारे मुल्क की लाइफ लाइन आप उसको समझ सकते हैं कि इसके बगैर, क्योंकि मुल्क के अंदर रोटी खाई जाती है हमारे मुल्क के अंदर, अगर बिल्कुल। गंदम शार्ट हो जाएगी, आटा शार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? लेकिन हुकूमत इसके ऊपर भी कोई इकदामात करती नजर नहीं आती कि हुकूमत ने कोई कदम उठाया हो। सिर्फ बयान आते हैं। कल भी जो वजीर फूड फखर सिक्योरिटी है, इमाम साहब। फखर इमाम, हम्म। जो हमारे वजीर पैदावार हैं खुसरो बख्तियार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हुकूमत इकदामात उठा रही है और ये जी ब्लैक कर ली गई है खाद। ब्लैक कर ली गई है तो उसको वापस किसानों के पास किसने लाया? तो हम्म। ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छा, मुझे यहाँ पर जो ये बताइएगा कि ऑपोजिशन जब ये कहती है कि हम मिनी बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, तो क्या उसी तरह का एक कोई आवाम के सामने रखने के लिए फ़कत एक खाली और एक खोखला बयानिया है जो बनाया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से? क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन क्या है? अगर मौजूदा हुकूमत चली जाती है तो कोई भी अगर किसी और सियासी जमात की हुकूमत आती है, IMF के प्रोग्राम में तो हम शामिल हैं, हमें उनकी शराइत तो माननी पड़ेगी। उसके प्रोग्राम से अगर निकल गए तो जो पैसे हमें मिलने हैं, जिससे हमने मुल्क चलाना है, तनख्वाहें देनी हैं या दीगर हवाले से जो मामलात हैं माशी तौर पर, वो फिर कैसे मुस्तहकम हो सकेंगे? शराइत तो हमें माननी है, चाहे मौजूदा सियासी जमात की हुकूमत हो या फिर किसी की भी हो। देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि शराइत ये नहीं है कि IMF से जो भी हुकूमत नई आएगी या जिस पार्टी की भी हुकूमत आएगी वो हम्म। IMF के साथ इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगी। उसको मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुल्क चलाने हम्म। के लिए पैसे नहीं है जी। फिलहाल। और IMF जो है वो जब भी आपको कोई पैसे देता है तो वो आपसे ये बात तो करता है ना कि जब आपको जो भी कोई, आप भी अगर जाती तौर पर किसी से कर्जा लें तो वो आपसे पूछेगा कि वापस कहाँ से करना है। तो उसके लिए आपको कोई प्रोग्राम तो उनको देना पड़ेगा और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं इसको सख्ती के साथ। जब तक आप ये इकदाम नहीं उठाएंगे आपको इसके अंदर बिल्कुल बजट नहीं मिलेगा। नई जो भी हुकूमत आएगी उसको भी IMF के साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मिस मैनेजमेंट और जो बैड गवर्नेंस है हम्म। उसकी वजह से जो मामलात पैदा हो रहे हैं उनको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो बहुत से मामलात, ये महंगाई और इस तरह की बहुत सी चीजें जो हैं वो हल हो सकती हैं और अपोजिशन का जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर है वो खत्म हो सकता है। बाकी अपोजिशन जो कह रही है कि हम इस बिल को मंजूर नहीं होने देंगे, इसकी मुखालफत करेंगे, तो मेरे ख्याल के अंदर अपोजिशन जो है वो इसके अंदर कोशिश तो पूरी करेगी। और अगर हुकूमत के कुछ इत्तेहादी 30 के करीब अगर इत्तेहादियों से और कुछ दीगर अरकान अपोजिशन के साथ मिल जाएं तो बिल मंजूर नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि अपोजिशन भी जो है फिलहाल वो सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाने के लिए शोर मचा रही है। अपोजिशन ने उस दिन मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था और पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के साथ पूरी अपोजिशन ये फैसला कर चुकी है कि हुकूमत अगर बिल को मिनी बजट को मंजूर कराएगी तो वो एहतजाज करेंगे ऐवान के अंदर और हम्म। एहतजाज के बाद वाकआउट कर जाएंगे। तो हम्म। इसका मतलब वादे तौर पर है कि अपोजिशन को ये पता है कि अगर हुकूमत के कुछ इत्तेहादियों और दीगर अरकान की तरफ से उनको सपोर्ट ना मिली तो हम्म। अपोजिशन इसको रोक नहीं पाएगी, लेकिन वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी ताकि अवाम के सामने ये बात चली जाए कि जब ये टैक्स लग रहे थे, ये महंगाई की ये लहर पैदा होने की बुनियाद रखी जा रही थी, तो अपोजिशन की तरफ से खूब एहतजाज किया गया और इसकी हम्म। मुखालफत की गई थी। सिर्फ ये वजह है, बाकी यानी कि ये बात तय हो गई कि ऑपोजिशन, अगर हुकूमत के पास ये बात की जा रही है कि हुकूमत मिनी बजट को लेकर आ रही है जिससे महंगाई की लहर यकीनी तौर पर होगी, हुकूमत अगर ना भी करे, इसकी तरदीद भी करे, तो तब ये ज़मीनी हक़ाक़ ये कहते हैं कि टैक्सेस की छूट के बाद महंगाई की जो लहर है वो आएगी। मगर अपोजिशन जिसका जो किरदार होता है कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम की जो एक मजबूत आवाज़ है वो बने, वैसी होती हुई अपोजिशन हमें नज़र नहीं आएगी। फ़कत बयानात की हद तक है या वाकआउट की हद तक है। यानी कि हिकमत अमली अगर हुकूमत की नहीं है तो फिर अपोजिशन की भी तो नहीं है, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल के ऊपर वो भी ऐसे निज़ाम को अभी नहीं लेना चाह रहे कि ऐसा ना हो कि कल को हमारा वोट बैंक जो है वो मुतासिर हो जाए अगर हम इस सूरत हाल के ऊपर हुकूमत को वाकई सही मानों में टफ टाइम देते हैं। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के पास जाहिर बात है नंबर के ऐवान के अंदर जब आप बात करते हैं कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर तो वहां नंबर गेम की बात होती है। अगर आपके पास नंबर पूरे नहीं है तो आप उसके ऊपर एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर और हम्म। हुकूमत जो है वो अपने
अरकान की तादाद की बुनियाद के ऊपर कोई बिल मंजूर करा लेती है, तो आप उसको रोक तो नहीं सकते। जबरदस्ती के लिए तो आपके पास कुछ नहीं होता। तो वहां जी। आप सिर्फ शोर कर सकते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, जो रिकॉर्ड पर आ जाता है और अवाम के सामने भी मीडिया के जरिए आ जाता है कि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की थी। हुकूमत के लिए ये इसलिए मुश्किल होगा कि अगर वजीर आजम इमरान खान खुद एक्टिव हो गए और उन्होंने वो खुद ऐवान में आ गए, तो पीटीआई के और दीगर हुकूमती इत्तेहादी अरकान जो हैं वो वहां मौजूद होंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे ही वजीर आजम जिस इजलास में मौजूद होते हैं इमरान खान, उसमें तो भरपूर हाजिरी होती है और अरकान जो है वो जा जाकर वजीर आजम से मुलाकातें करते हैं वहां, और वहां वजीर आजम को मुबारकबादें देते हैं जब कोई बिल मंजूर हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि कोरम पूरा नहीं हो पाता। ये अभी नहीं हुआ कि ये 3 इजलास, बजट के बाद से होने वाले 90% जो कौमी असम्बली के इजलास हैं, वो कोरम की नजर होते रहे हैं। इसका मतलब है कि हुकूमती अरकान जो है उनकी दिलचस्पी इस कौमी असम्बली के अंदर से खत्म हो चुकी है। इस पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट से शायद उनका एतमाद उठ चुका है। यानी हुकूमत चंद दर्जन अरकान अगर पूरे नहीं कर पाती आम हम्म। दिनों में, तो वजीर आजम को अगर मिनी बजट मंजूर कराना है तो वजीर आजम इमरान खान को खुद एक्टिव होना पड़ेगा, अरकान से खुद राब्ते करने पड़ेंगे, उनसे खुद वादे करने पड़ेंगे। उसके बाद जब अरकान आएंगे और आकर बैठेंगे, उस तो हुकूमत को कामयाबी और मिलेगी। आपको लगता है इमरान कि खान ने वाक़यान इजलासों के अंदर हुकूमत को, हमने इससे पहले देखा कि मुश्तरका इजलास भी हुआ जहाँ पर 33 से ज़ायद जो हैं वो बिल्स बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं। अपोजिशन भी कहती रहे कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हुकूमत के कुछ अरकान हमारे साथ हैं, मगर सूरत हाल इसके बरक्स होती है। वाक़यान हुकूमत ही राब्ते करती है या फिर जिस तरह हमने देखा कि PTI के रहनुमा आमिर लियाकत ये कहते हुए नज़र आए कि हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। ऐसी जो सूरत हाल है इस बार भी हम होती हुई देख रहे हैं। उस हवाले से पहले तो मामलात जो हैं, मसलन जब तक जो है जनरल फैज़ हमीद जो है वो DGISI मौजूद थे, उस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि शायद पीटीआई को बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन नए डीजी की तैनाती के हवाले से जो पिंडी और हुकूमत के दरमियान जो एक खलीज पैदा हुई है, उसको देखते हुए इस वक्त जो तजियाकार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत के सर से शायद वो जो छतरी थी वो हटा ली गई है, और अब इस हवाले से जो भी बारिश होगी हुकूमत को उसमें भीगना पड़ेगा, या सूरज की दो जो भी तपिश होगी तो वो हुकूमत को खुद ही अपने सर को ढांपना पड़ेगा। अब जो सर के ऊपर छतरी पहले से मौजूद थी, वो हम्म। छतरी शायद जो है इस वक्त खत्म हो चुकी है, और हुकूमत जो है वो इस वक्त तनहा रह गई है। और इस हवाले से जो फिर उधर से दूसरा जो लंदन से जो खबरें आ रही थी और फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो खबरें आई हैं, उनके जो बयानात आए हैं, उसके हम्म। बाद से जिस तरह एकदम हुकूमती वज़रा में और सीनियर वज़रा के अंदर जिस तरह खलबली मची है, और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो बयान आए हैं कि अगर नवाज शरीफ को वापस लाना है तो फिर मुल्क भर की जेलें खोल दें, इस तरह के जो बयानात सामने आए हैं, इससे ये लगता बज़ाहिर ये है कि अब वो सपोर्ट जो पहले कभी कहा जाता था कि एक सपोर्ट जो है वो इस हुकूमत के साथ मौजूद है, अब शायद वो नहीं रही, और उन लोगों ने भी हुकूमत से फासले इख्तियार कर लिए हैं। उसकी वजह यह है कि वो फासले इसलिए इख्तियार किए गए हैं ताकि वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करें कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। अभी आप ठीक। देखें, जी अगले जी। महीने के शुरू 3 जनवरी को जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो हम्म। फॉरेन फंडिंग का केस है, हम्म। उसकी तारीख तय कर दी गई है, उसकी समाअत उसमें होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस वक़्त ये बता रही हैं कि शायद वो जो छतरी थी, वो छतरी हटा ली गई है। वही तमाम तर सूरत हाल के ऊपर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि तासुर बना दिया गया है पाकिस्तान में, बिलखुसूस मीडिया के अंदर ये बार बार इस्टेबलिशमेंट की बात की जाती है क्योंकि ये चूरन ज़्यादा बिकता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि जितना असर रसूख बताया जाता है। बहरहाल ये तो तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और बात करते हैं दीगर मौज़ूआत के ऊपर। जिस तरह से आपने कहा कि लंदन में जो मुल्की जो सियासी सूरत हाल है वो लंदन में फिर एक बार फिर से सरगर्म हो चुकी है। मुतहरिक नज़र आ रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या उनको फिर लाया जाएगा? फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि वो आएंगे नहीं, हम उनको लेकर आएंगे। देखिए, जहाँ तक लेकर आने की बात है, वो तो आप देख रहे हैं कि जब से मियां नवाज शरीफ को उनकी वो जो बीमारी थी, उसके बाद से लंदन इलाज के लिए भेजा, हुकूमत ने खुद भिजवाया। और उस वक्त तो हुकूमत इतनी पैनिक में थी जब वो उनकी बीमारी का मसला था कि हुकूमत चाहती थी कि जल्द अज जल्द इनको जो है मुल्क से बाहर भेजा जाए, और वो मुल्क से बाहर चले गए।
जिस तरीके से भी गए वो बहाना था या हुँ, हकीकत में बीमारी थी, ये एक अलग इश्यू है, इसके ऊपर अलग बहस हो सकती है। लेकिन जब वो लंदन चले गए हैं, अब वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ से बैठ के उन्होंने जिस तरह मुख्तलिफ इदारों को तनकीद का निशाना बनाया और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और सियासी चालें चली हैं जिस तरह से, तो लगता ये है कि ये लाने की बातें जो हैं ये उस वक़्त से हुकूमत कर रही है कि हम उनको वापस लाएँगे। उनका भी कहते हैं कि उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, हम वीज़े को रिन्यू नहीं करेंगे। जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा उनको वापस ये तरह-तरह की बातें हो रही हैं और शेख रशीद साहब की तरफ से बार-बार बयान आ रहा है जी मैं उनको टिकट देने के लिए तैयार हूँ, वो वापस आएँ। सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ जब आएंगे वो अपनी मर्जी से आएंगे और पूरा एक प्लान तैयार करके वापस आएंगे। ये जो बयान दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वो हुँ, अनकरीब वापस आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के बाज रहनुमाओं की तरफ से, मुझे हुँ, नहीं लगता कि नवाज शरीफ जो है फौरी तौर पर अगले महीने में या चंद दिनों में नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। वो हुँ। माहौल को देख रहे हैं और वो मेरे ख्याल में वो हुकूमत की जो पल्स है जो नब्ज है उसको चेक करते हैं। लेकिन इस आपने तरह का कहा कि बयान देके प्लान पूरा एक मुकम्मल तौर पर बना कर आएँगे। प्लान उनके बनाने या ना बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर संगीन इल्ज़ामात हैं जिनके अंदर वो मुजरिम भी साबित हो चुके हैं। मनी ट्रेल के हवाले से, करप्शन के हवाले से उनके ऊपर केसेज़ हैं, सज़ाएँ हैं। जेलों के अंदर जाएँगे और कौन-सा वो प्लान बना सकते हैं? इस पोज़ीशन के ऊपर हैं कि वो कोई प्लान बना सकें? देखें उसमें ये पहली बात तो ये है कि अगर उनकी इदारों के साथ मामला तय पा जाते हैं, तो उसमें पूरा पैकेज तैयार होगा इस हवाले से भी कि किस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को इन केसों से या जो सज़ाएँ उनको हो चुकी हैं, इन सज़ाओं को किस तरह ख़त्म करना है। इस हवाले से अपीलें होंगी और मामलात अभी कुछ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपीलें मौजूद भी हैं उनकी इन मुकदमात के हवाले से, उनके ऊपर हुँ, फिर फैसले होंगे और उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो आएँ और गिरफ्तार हो जाएँ और उसके बाद फैसले हों और ये भी हो सकता है कि उनके आने से पहले फैसले हो जाएँ और ये मामला तय हो जाएँ, उनके लिए राह जब हमवार हो जाए, फिर वो मुल्क के अंदर आएँ। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क के अंदर आते हैं और गिरफ्तार होते हैं और यहाँ मुल्क के अंदर जिस तरह महँगाई की सूरत-ए-हाल जो है, वो मौजूद है, अवाम जो है इस हुकूमत से तंग आ चुकी है और हुकूमत की साढ़े 3 साल के अंदर कोई कारकर्दगी किसी शोबे के अंदर नज़र नहीं आती। तो नवाज शरीफ आकर अगर गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो अवामी हमायत उनके साथ होगी क्योंकि लोग इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं और नवाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हुँ। कि मियां नवाज शरीफ का दौर इस दौर से कहीं बेहतर था और हमारी जिंदगी बहुत आसान थी और इस वक्त हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ चुकी है। तो मियां नवाज शरीफ जब यहाँ आएंगे वो आकर गिरफ्तार भी हो जाएं तो वो लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक नवाज शरीफ होगा जेल में बैठा हुआ। और जेल में बैठकर जब वो बयानात देंगे और जेल में बैठकर जब वो मामलात को हुँ। चलाएंगे तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा खतरनाक होंगे हुकूमत के लिए। हुकूमत को उनसे ज्यादा खतरा लाहक होगा और क्योंकि वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठकर और जब वो अवाम की बात करेंगे जेल के अंदर बैठकर तो ये हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत ये भी नहीं चाहती कि वो वापस आएँ और ये बयानात भी देती है कि वो वापस आएँगे, वो वापस हम उनको वापस लाएँगे। हुकूमत की विल भी नज़र नहीं आती, हुकूमत भी ये चाहती है कि वो वहाँ बाहर बैठे रहें। अगर वो वापस आते हैं तो हुकूमत के लिए ज़्यादा खतरनाक है। देखें इस वक़्त मुल्क की मसलन देखें जी, जी। जी, आप जी। बात करें। जी, जी, मुकम्मल कर लें आप। मैं ये कह रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, उनके भी दूसरी तरफ राब्ते मौजूद हैं, जिसके हुँ। वाज़ेह तौर पर सबूत भी मौजूद हैं और वो इसलिए शहबाज शरीफ जो हैं, वो उधर राब्ते करके मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से मामलात हुँ, शायद बेहतर हो भी चुके हैं, हुँ। जिसके बाद ये बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पर उनकी वापसी उस तरह से नहीं है। सही। अच्छा मुझे साथ में ये भी बताइएगा क्योंकि मुल्क की सियासी अपोज़िशन ने ये एक तासुर बना दिया है कि वाक़ई बड़ी हद तक जो है मुश्किलात है माशी तौर पर, यकीनी तौर पर अगर होंगी भी, अगर ईमान भी लिया जाए तो फिर अपोज़िशन की ऐसी कौन सी सियासी जमात के पास ऐसा कोई फार्मूला मौजूद है जिससे तमामतर जो चीज़ें हैं वो उसको ख़त्म कर ली जाएंगी या फिर पहले की तरह इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा बना लिया जाएगा कि हम आएंगे तो रिलीफ दे देंगे, हम बड़े बड़े दावे जो हैं वो सियासी जमातों की जानिब से कर लिए जाएंगे। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात इस हवाले से आप ये देख रहे हैं कि वाक़ई कोई जल्द ही होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही नतीजा आ सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए, सियासी जमात के लिए, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में आया है। देखिए, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की सूरत-ए-हाल है, वहाँ वाज़ेह तौर पर जहाँ जिन हलकों में इस वक़्त इलेक्शन हुए थे, हुँ, वहाँ ज़्यादातर उन इलाकों के उन अज़ला के अंदर जो 11 अज़ला जहाँ इलेक्शन हुए हैं इस वक़्त,
वहाँ ज़्यादातर 17 इजलास हो रही, इन 17 इजलास के अंदर ज़्यादातर में हुकूमती वुज़रा मौजूद हैं, जो उन इजलास से ताल्लुक़ रखते हैं। वुज़रा के होने के बावजूद और उनकी पूरी मुहिम चलाने के बावजूद, जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, वो हुकूमत के लिए मायूस कुन नहीं बल्कि इंतहाई मायूस कुन है। और हम्म। इसके अलावा जो बाकी 18 अज़ला हैं, जिनमें ये जनवरी में अगले मरहले में इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर पीटीआई की पोज़ीशन पहले ही कमज़ोर है। मसलन हम्म। आप दीर और ये सवात और ये इन इलाकों में अगर चले जाएँ और दूसरे जो इलाके हैं मसलन ये वज़ीरिस्तान जो नए अज़ला कबाइल के शामिल हुए हैं, इन इलाकों में चले जाएँ, वहाँ हुकूमत पहले ही मंज़ूर है म मो कमज़ोर है और वहाँ पर ख़ास तौर पर जेयूआई फे, सवात और उस इन इलाकों के अंदर मुस्लिम लीग नून और दीर, अपर दीर और इन इलाकों के अंदर जमात इस्लामी जो है, वो पहले से एक मज़बूत जमात के तौर पर मौजूद है। अगर इन इलाकों में उन्होंने इन इलाकों के अंदर अगर उन्होंने शिकस्त दे दी है तहरीक इंसाफ को और वो अक्सरियत के साथ आगे आ गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन इजला के अंदर भी तहरीक इंसाफ कोई कामयाबी हासिल कर पाएगी। और इसी को अगर हम पंजाब के अंदर रखें, तो मेरा ख्याल ये है, इस सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त चल रही है, अगर बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के अंदर होते हैं, तो मुस्लिम लीग नून जो है, वो बहुत बड़ी ताकत बनकर बल्दियात की सतह पर उभरेगी और हम्म। हुकूमत को ख़ास तौर पर वहाँ जो पंजाब हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी के नतीजे में क्योंकि वहाँ भी कारकर्दगी की यही सूरत-ए-हाल है कि उसकी कारकर्दगी के नतीजे में तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर एक छोटी-सी पार्टी बनकर रह जाएगी बल्दियात की सतह पर। और यही सही। नताइज जो हैं फिर आगे सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात में अच्छा, सामने आपने कहा कि वाज़े तौर पर पंजाब नज़र में आ रहे हैं। एक बड़ी हैसियत की जमात की हैसियत के तौर के ऊपर उभरेगी बलदाती इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन ये भी तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। हमने इससे पहले देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात थी जिसके तमाम तर नुमाइंदे तमाम हलकों की या बल्दियात के सतह के ऊपर नुमाइंदगी कर रहे थे, किसी भी सियासी जमात के नहीं थे, चाहे वो JUIF हो, ANP हो। तो ये कैसे तासुर दिया जा सकता है कि बिलखुसूस अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तो हुकूमत जो ये कहती है कि चूँकि ये जो जमातें हैं ये फ़कत सूबों की हद तक रह गई हैं, वफाकी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही जमात है, ये तासुर तो फिर तो ठीक हुआ। नहीं, ये तासुर देखें हुकूमत जो भी होती है वो यही कहती है कि हम पूरे वफाक की और चारों सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम्म। लेकिन ये तासुर इस तरह नहीं है। फिर दूसरी मैं फिर वही उसी बात पे जाता हूँ कि कारकर्दगी अगर आप अपनी 3.5 साल की को सामने पेश करें, उसके बाद आप बात कर सकते हैं। अगर आप सही। मवाज़ना कर लें, तो जो बिजली का के निर्ख जो हैं वो नून लीग के दौर में थे और जो अब हैं, जो चीनी के निर्ख थे, जो अब हैं, जो देखिए अवाम के लिए ये नहीं होता कि हम अवाम को अगर ये बताएँ कि इतने बैरून मुल्क से डॉलर आए हैं और इतना हमारा जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, अवाम इसको नहीं देखती। अवाम अपनी रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरियात हैं, उनको देखती है कि अगर उसने सब्ज़ी खरीदनी है, तो उसमें वो मुवाज़ना करते हैं लोग कि पहले क्या रेट मिल रही थी, अब क्या मिल रही है, हमारी तनख्वाहों में पहले कितना इज़ाफ़ा होता था, अब कितना इज़ाफ़ा हुआ है, गैस के रेट क्या थे, बिल कितना आता था बिजली का, गैस का, अब कितना आता है। अवाम इस चीज़ को सामने नहीं रखती कि ये हमारे मईशत मजबूत हो रही है, जीडीपी इतनी बढ़ गई। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं होता और मोस्टली अवाम को इसका पता ही नहीं होता। तो वज़ीर आज़म या जो जो वज़ीर लेकिन इस ख़ज़ाना चीज़ का या जो इनकार भी भी तो वज़रा नहीं हैं किया वो जा सकता कि इंटरनेशनल ट्रेंड मौजूद था। बहरहाल हमने देखा कि ख़ित्ते के ममालिक हों या आलमी सतह के ऊपर महंगाई का जो अनसर था वो बड़ा नुमायाँ था। अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन तमाम ममालिक के अंदर महंगाई की वो लहर आई है जो माजी में नहीं थी। तो इस हवाले से हुकूमत बड़ी पुरुमीद है कि हम अपने वोटर्स को, आवाम को ये बताएंगे अपनी कंपेन के अंदर कि आलमी सतह के ऊपर भी अनसर रहा है कोविड की वजह से या दीगर वजूहात की बिना पर। देखें वज़ीर आज़म और वज़रा जो हैं वो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपने खिताब के अंदर यही बात करते हैं कि हम्म। कोविड की वजह से हम जब से हुकूमत में आए हैं 1 साल के बाद कोविड आ गया और अब तक हम कोविड को भुगत रहे हैं और कोविड-19 की वजह से ये हुआ है कि हम महंगाई पर और इन चीज़ों पर काबू नहीं पा सके और आलमी जो महंगाई की एक लहर आई है उसने पाकिस्तान को और खित्ते के और पूरे तमाम ममालिक को इफेक्ट किया है। ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं अगर ये उनकी बात अवाम समझ रही होती तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शायद ये नताइज ना आते। इसी तरह अगर उनके इस बात को और उनकी इस दलील को से अवाम कायल हो चुकी होती तो सियालकोट का डस्का का जो रिजल्ट आया है और पंजाब और लाहौर का जो रिजल्ट आया है, खानेवाल का जो रिजल्ट ज़िमनी इंतखाबात का आया है और दीगर जो जितने भी ज़िमनी इंतखाबात पंजाब या दीगर सूबों में हुए हैं,
उसके जो नतायज आए हैं, उससे ये बात कभी नतायज हुकूमत के मुखालिफ ना आते, और हुकूमत के दलाइल को अगर अवाम ने सुना होता और समझा होता। इसका मतलब ये है कि अवाम को अपनी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो खरीदो फरोख्त है, उससे अवाम को सरोकार होता है। अवाम को इससे नहीं होता कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है। अवाम तो हम्म। ये हुकूमत से पूछती है अगर आलमी सतह पर ये हो रहा है तो आपने क्या किया? अवाम तो सिर्फ ये सवाल करती है। इसलिए नतायज कभी इस तरह ना आते अगर अवाम ने हुकूमत की इन दलाइल से अवाम कायल हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि अवाम को इनकी ये बातें समझ नहीं आ रही, और जब तक ये महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, और अगर इसी जो सूरत हाल महंगाई की, बेरोजगारी की इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, और जिस स्पीड में महंगाई बढ़ रही है, और नया अगर ये मिनी बजट आ गया, हम्म। इसके बाद जो महंगाई हुई है, तो अगर इसी को लेकर हुकूमत अगले इंतखाबात के अंदर गई, और या बलदियाती इंतखाबात के अंदर गई, तो शायद हुकूमत का इससे बुरा हाल होगा जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। क्योंकि हुकूमत कहती है कि ये जो हम अभी मसलन मैं आपको बताऊं, ये वजारत खजाना का ये जो तर्जमान है उनका एक बयान था, और वजीर खजाना ने शौकत तरीन ने भी ये बयान दिया कि ये जो हम नया मिनी बजट ला रहे हैं, इसमें आम आवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया। हम्म। मुझे आप बताएं कि अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर टैक्स लगाएंगे, अगर आप चीनी के सेक्टर पर लगाएंगे, सीमेंट के सेक्टर पर लगाएंगे, तो वो जो शोबा है, वो सनतें जो हैं वो कहाँ लेके, वो अल्टीमेटली अवाम की तरफ पास ऑन हो जाना है, और दवाई की कीमतें बढ़ जाएंगी, मेडिसिन की हम्म। कीमतें बढ़ने से अवाम इफेक्ट होगी। अगर ये चीनी की कीमतें बढ़ेंगी, अवाम इफेक्ट होगा। सीमेंट की कीमतें बढ़ेंगी तो अवाम इफेक्ट होगी। आपको मैं बताऊं, महंगाई की वजह से हुकूमत ने जितने तरक्याती मंसूबे शुरू किए थे, उनमें से 80% तरक्याती मंसूबे जो हैं वो इस वक्त रुक चुके हैं, क्योंकि जो उनके ठेके हुए थे, और जिस रेट पर लोगों ने उनसे मामला गवर्नमेंट के साथ ठेकेदारों ने तय किए थे, और जो अब ये सूरत हाल बन गई है कि सरिया, लोहा, बजरी, सरिया, ये सारी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो तरक्याती मंसूबे उन पैसों के अंदर उनको मुकम्मल करना मुमकिन ही नहीं रहा, और हम्म। इसलिए वो तरक्याती मंसूबे रुक गए हैं इस महंगाई की इस लहर की वजह से। अब तो किस तरह हुकूमत जो है वो कह रही है कि महंगाई नहीं हो रही, महंगाई हो रही है, और हुकूमत खुद उससे इफेक्ट हो रही है, और अवाम भी उससे इफेक्ट हो रही है। सही। हुकूमत जो है इसमें महंगाई जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें महंगाई की में हुकूमत की बैड गवर्नेंस का, जो इंटरनेशनल जो महंगाई की लहर है उससे ज्यादा हाथ है, कि हुकूमत माफियाज को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। मैंने आपको अभी शुरू में जो खाद का मैंने जिक्र किया है, हम्म। मैं क्योंकि रात के ऊपर बीट भी करता हूँ, और इसके ऊपर मेरी थोड़ी सी वो है, जी जी। हम जितने भी खाद खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनको हम हम्म। सब्सिडी पर गैस देते हैं, उनको टैक्स की छूट देते हैं, सब कुछ देने के बावजूद हम्म। 1768 रुपए यूरिया की बोरी का रेट सरकारी मौजूद है, और 2600 रुपए की बोरी इस वक्त जो है काश्तकारों के साथ, जो काश्तकारों की एसोसिएशन है उनके साथ मेरा राब्ता है, फील्ड में भी मेरा किसानों के साथ राब्ता है। 2600 रुपए की बोरी खाद की मिल रही है, और वो भी ब्लैक में 3-3, 4-4 बोरियां। आपको मैं बताऊं, जब गंदम काश करनी होती है तो डीएपी उसको जरूरत होती है, उस वक्त डीएपी जो है वो 9-10 हजार की बोरी मिलती रही, जिसका रेट 7,500 रुपए था। सही। अब जब गंदम काश कर ली किसानों ने, अब उन्होंने उसको यूरिया खाद देनी है, जब पानी लगाना होता है पहला या दूसरा, उसके साथ यूरिया देना जरूरी होती है। अब उन्होंने यूरिया देनी है, तो इससे यूरिया मार्केट से शॉर्ट कर ली गई है, गायब हो चुकी है बिल्कुल, और हुकूमत को कोई पता नहीं है कि यूरिया कहाँ स्टोर हो रही है। फैक्ट्रियां कह रही हुकूमत है कि को हमने कुछ पता हमने नहीं है, बना दिए खाद। पॉलिसी असर-ए-नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है और तमाम तो जो बहरान हम ये देख रहे हैं उसका ख़ात्मा करना होगा और आवाम को रिलीफ देना होगा। सीनियर सहाफ़ी शाहिद अजमल हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।